आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित और दमदार शो खबर में दम है। आज सबसे पहले बात उस बैठक की होगी जिसमें कांग्रेस की विधायक ऊर्जा मंत्री से भिड़ गई। इसके बाद एक मुलाकात के मायने तलाशने में जुटे कांग्रेसियों की बात होगी। चर्चा डिजिटल अरेस्ट से बचने के उपायों पर भी करेंगे, जिसमें फंसकर पढ़े लिखे और बेहद कामयाब लोग अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। कहने का सुनने का एक सलीका होता है, लेकिन कई बार लोग इस सलीके को भूल जाते हैं। इसके बाद वैसी ही तस्वीरें देखने सुनने को मिलती हैं जैसी सवाई माधोपुर में देखने को मिली। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। बात करो ना आप, डिले हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आप बात उल्टी कर रहे हो तो मैं क्या करूंगी फिर आपका? डिले इसलिए हो रहा है, ये गलत बात है आपकी, ठीक बात नहीं है मंत्री जी, किसानों को ठीक बात नहीं है, समझ रहे हो आप? बामनवास विधायक ऊर्जा मंत्री पर हमलावर है। आक्रोश इतना कि सामने वाले की सुनने के लिए भी राजी नहीं है। गलत बात है आपकी, ठीक बात नहीं है मंत्री जी। तस्वीरें सवाई माधोपुर जिला परिषद सभागार की हैं, जहां विधायक इंदिरा मीणा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के बीच बिजली व्यवस्थाओं को लेकर जमकर तकरार हो गई। विधायक जितेंद्र गोठवाल भी अछूते नहीं रहे। मंत्री के बचाव में जब विधायक जितेंद्र गोठवाल उतरे तो इंदिरा मीणा जितेंद्र गोठवाल से भिड़ गयी। गोठवाल को भी अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी और ज्यादा से ज्यादा समय कैसे लोगों को मिले उसके लिए मंत्री जी ने बैठक ली, जनप्रतिनिधियों को बुलाया। जैसा उनका स्वभाव है माननीय विधायक का, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमेशा ऐसा आडंबर रचने का स्वभाव जिनका होता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी बैठक का उनके लिए कोई महत्व होता। जानकारी के मुताबिक बैठक में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से उनके क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार में अधूरे बने 132 जीएसएस का उद्घाटन कर दिया, जबकि काम अभी तक अधूरा पड़ा है। ऐसे में क्षेत्र की बिजली की समस्या का समाधान कैसे होगा? सवाल के जवाब के बदले इंदिरा को कांग्रेस राज की कथित नाकामियां गिनवाई गई। किसी भी तरह उनको लोकप्रियता मिले, अब वो चाहे लोकप्रियता अच्छी बात में हो या बुरी बात में हो। विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि जब उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता तो क्या अपमान करने के लिए उन्हें बैठक में बुलाया गया? गुस्से से तमतमाई इंदिरा एजेंडे का कागज फाड़कर बैठक से निकल गई। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा कि पेंडिंग डीपीआं है, तो मैंने कहा कि आप लोग इनको देखो, 2-2 महीने से लोग चक्कर काटते हैं तो फिर दलाल इनके पीछे पड़ जाते हैं, तो इनको बेचारे किसानों को कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर वो पिछली सरकार का रोना आ गया। मैंने कहा पिछली सरकार में जितने भी ठेकेदार थे, हमने जैसे 2018 में विधायक बनी, मुझे उस समय भी काफी शिकायतें मिली थी। मैंने सारे ठेकेदार आउट कर दिए। कुछ कोई नए जो ईमानदार लोग थे वो अपने आप धीरे धीरे आए और उन लोगों ने फिर काम करना शुरू किया। लेकिन अभी भी मैं किसी ठेकेदार के पक्ष में नहीं। मैंने कहा ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और समय पर डीपी मिलनी चाहिए। और मेरे को गुस्सा इस बात का आया कि अगर आपने उद्घाटन कर दिया है तो दिन में बिजली क्यों नहीं देना चाहते अब आप? तो उनका जवाब नहीं था। उनका जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि उनका काम पूरा हुआ ही नहीं है और वो 132 जीएसएस के आधे अधूरे का उद्घाटन कर दिया। तो उसके जवाब में उन्होंने मेरे को फिर पिछली सरकार का रोना, लोग बार बार वो पिछली सरकार की बात कर रहे थे, मुझे जलील करने का प्रयास कर रहे थे। इंदिरा मीणा के गुस्से पर विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए इंदिरा मीणा ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमेशा ऐसा आडंबर रचने का स्वभाव जिनका होता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी बैठक का उनके लिए कोई महत्व होता है। उनके लिए मात्र महत्व होता है किसी भी तरह उनको लोकप्रियता मिले, अब वो चाहे लोकप्रियता अच्छी बात में हो या बुरी बात में। जबकि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि वे क्षेत्र की सभी समस्याओं का बिना भेदभाव के समाधान करते हैं, लेकिन विधायक इंदिरा मीणा का रवैया उनकी समझ से परे।
हमने तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और हमने इसलिए बुलाया है कि उनकी भी कोई समस्या है तो जनता की समस्या होती है, उसका हम समाधान करें। और मैंने जो भी उन्होंने समस्या उठाई उसका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसको तुरंत हम करें, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। पर किसी को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कोई नेगेटिव अप्रोच होती है तो ऐसी नेगेटिव अप्रोच के लिए इस तरह का हंगामा करना कोई उचित नहीं है। हमने तो जब भी मैंने तो इनको विधानसभा में उठाया, इन्होंने सवाल उठाया तो मैंने उसकी जांच कराई बाकायदा। हम ऐसे नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। जनप्रतिनिधि को एक जनता की क्या समस्याएं हैं उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। सत्ता की चाह में विधायक और मंत्री भले ही एक दूसरे से उलझते हों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हों, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तुम भेज लो, चलो अभी मंत्री जी चलिए मेरे। विधानसभा चुनाव में सत्ता और विधानसभा उपचुनावों में अपनी 3 सीटें खो चुकी कांग्रेस अब जल्द ही अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक होंगे। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की आहट। दिल्ली में डोटासरा जूली की आला कमान से मुलाकात के मायने निकालने की कवायद हुई तेज। जिस सियासत में खामोशी के भी मायने निकाले जाते हों, वहां आला कमान से प्रदेश कांग्रेस के 2 दिग्गजों की मुलाकात पर सियासी सरगर्मियां कैसे ना तेज होती, वो भी तब जब इसकी पुख्ता वजह हो। दरअसल 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद उत्साहित बीजेपी खेमा जहां राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों में लगा हुआ है, वहीं कांग्रेस खेमे में कई तरह की सरगर्मियां चल रही हैं, जिन्हें कुछ तस्वीरों से हवा मिल रही है। बीते गुरुवार को दिल्ली से आई कई तस्वीरों ने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है। गुरुवार को संसद भवन में राजस्थान कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राहुल और प्रियंका से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात संगठनिक फेरबदल को देखते हुए अहम थी। पीसीसी चीफ की हाईकमान से कांग्रेस संगठन और उसकी गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राजस्थान कांग्रेस में बदलाव, निष्क्रिय नेताओं के खिलाफ एक्शन, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन भी इस बैठक में शामिल था। लेकिन कांग्रेस के नेता आलाकमान से मुलाकात के पीछे छिपे किसी गहरे अर्थ को सिरे से खारिज कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह जी रंधावा जी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी से मुलाकात की, उनको संगठन के कार्यों को फीडबैक दिया तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विस्तृत चर्चा की। इसके पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संगठनात्मक कार्यों का फीडबैक दिया गया और उनसे आगामी कार्यक्रमों को लेकर के, संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया है। वैसे इस मुलाकात के बाद डोटासरा जूली की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात हुई। ऐसे में मुलाकातों के बाद एक चर्चा ये होने लगी है कि क्या राजस्थान कांग्रेस में एक नया पावर सेंटर बन रहा है, जहां डोटासरा जूली की जोड़ी अब सांगठनिक तौर पर पार्टी को लीड करेगी। यह बात इसलिए कि उपचुनावों के बाद चर्चा होने लगी थी कि 6 सीट हारने पर डोटासरा को पीसीसी चीफ की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हाईकमान से मुलाकात के बाद डोटासरा को फ्री हैंड देने की खबर आ रही है। राहुल ने जूली डोटासरा को संगठन को एक्टिव करने के लिए कहा है, खासतौर पर युवाओं को तरजीह देने पर जोर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से डोटासरा लगातार सियासी तौर पर उफान पर थे और राजस्थान की 11 सीटों पर जीत का सेहरा डोटासरा के सिर पर बांधा गया था, जिसके बाद उपचुनाव में वो जोश से लवरेज थे और उनका गमछा डांस काफी चर्चाओं में रहा था। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई नए चेहरों को संगठन में मौका मिल सकता है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कांग्रेस के कई सांसदों ने भी राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात की, जिसे जूली डोटासरा की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों और वर्क स्टाइल से सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे नेताओं के समर्थक भी लाखों की संख्या में होते हैं जो उनकी हर अदा पर फिदा रहते हैं। और यही वजह है कि माननीय कई बार या यूं कहें कि अक्सर मर्यादा भी भूल रहे हैं। कल उठो, कैसे कराओगे? ये तुम्हारा काम है। शिष्टाचार दरकिनार, मर्यादा हो रही तार तार। माननीय कब करेंगे कबूल, क्यों मर्यादा जा रहे भूल? तो मैं परसों ऑफिस में आकर आपको विदा करूंगा। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अब स्क्रीन पर आपको नजर आ रही इस तस्वीर को ही देख लीजिए। लालसोट से बीजेपी विधायक रामविलास मीणा खुद को सेवक बता रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी जनता जनार्दन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उनके सोशल मीडिया पर खूब देखी जा सकती हैं। चलिए अब दावों के आसमान से जमीन पर चलिए, कथनी करनी का भेद देखिए। ऐसे काम ऐसे मुकदमा फंसाएंगे तो क्या करते हैं? आप अंधा के फोटो कराओगे, नौकरी करिए तो परसों में ऑफिस में आकर तुम्हें विदा करूंगा। कल वीडियो कराओगे, कैसे कराओगे? ये तुम्हारा काम है। जिस कर्मचारी को इसमें आपत्ति है वो एशिया को ट्रांसफर करा दे, ये चले जाए। मैं कल ऑफिस में आऊंगा आपके और इनका दोनों के मदद में वीडियो पड़ गया। ओके, ऐसे जमा में तो क्या कल वीडियो कराओगे, दोनों मुकदमे वीडियो नहीं तो मैं परसों ऑफिस में आकर आपको विदा करूंगा। साफा पहना के तिलक निकाल सम्मान के साथ बैठिए आप। बुधवार को रामविलास मीणा जन सुनवाई कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उनसे वन विभाग की शिकायत कर दी। कहा कि वन विभाग बार बार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रहा है। इसके बाद विधायक जी हत्थे से उखड़ गए, वन विभाग के कर्मचारियों पर भड़क गए। साफ कह दिया, नौकरी करनी है तो पूर्व में दर्ज किए गए दोनों मुकदमों को वापस लेना होगा। जन सुनवाई के दौरान विधायक रामविलास मीणा ने कहा कि जिस कर्मचारी को आपत्ति है वो अपना ट्रांसफर करवा ले। बताया जा रहा है कि लालसोट क्षेत्र में पिछले दिनों वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग ने 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज करवाए थे, जिससे नाराज विधायक ने अफसरों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। पीड़ित अफसर कहते हैं कि नुकसान की भरपाई पर बात बन सकती है। वापस होंगे या फिर ये तो नहीं कह नहीं सकता मैं, तो पुलिस वाले जाने। अब उन्होंने नुकसान किया उसकी भरपाई कर देंगे, तो वो पौधे खराब हुई है। अगर आप ये समझते हैं कि सत्ताधारी दल का होने की वजह से रामविलास मीणा सामान्य शिष्टाचार भूल गए हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। हनक दिखाने में कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं है। बीते दिनों बाड़मेर में नौकरी दो नशा नहीं कार्यक्रम में भाषण के दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने ऐसा बयान दिया जिस पर अच्छा खासा बवाल मच गया। और अगर ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है, और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को गोलियां बता। बहरहाल अभिमन्यु पुनिया को उनका विवादित बयान भारी पड़ गया। बयान सामने आने के बाद अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई। इधर बवाल को बढ़ते देखकर जोधपुर आईजी विकास कुमार ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। यकीन नहीं होता न कि ये बोल उस जनप्रतिनिधि के हैं जिस पर देश और समाज की रहबरी का जिम्मा है, लेकिन ये सत्ता का नशा है, ये चुनावी समर में जीत का उम्दा है। शायद इसीलिए कहा गया है, शुभता पाई कहीं मद नाही। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का जिम्मेदार अधिकारी से बुरा व्यवहार, काम न होने पर कानून हाथ में लेने की नसीहत आम और खास को सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या समाज इस दिशा में सोचने की जहमत उठाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। साइबर ठगों ने फ्रॉड करने का नया तरीका खोजा है। इसमें बदमाश
सीबीआई, ईडी या पुलिस का अफसर बनकर वीडियो कॉल करते हैं और अधिकारी और बिजनेसमैन तक को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और ऐसे में आप उन शातिरों की मोडस ऑपरेंडी यानी उनके काम करने का तरीका जानकर ही उनसे खुद को बचा सकते हैं। इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। डिजिटल ठग शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर वारदात को अंजाम दे रहे। ताजा मामला जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र का है। इस बार शातिरों ने रिटायर इंजीनियर से 1,84,50,000 रुपए ठग लिए। और मेरे पास टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी से 25 तारीख को फोन आया सुबह करीब 11 बजे, और उस फोन में ये बताया गया कि आपका 2 घंटे में फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर कंटिन्यू करनी है सर्विस तो 9 नंबर दबा के एग्जीक्यूटिव से बात करो। मैं 9 नंबर दबा के एग्जीक्यूटिव से बात की तो उसने बताया कि मेरा आधार नंबर यूज करके किसी ने मुंबई में एक मोबाइल नंबर लिया जिससे वो कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहा है, लाइक हरासमेंट वगैरह कुछ कर रहा है, मनी एक्सट्रैक्शन कुछ कर रहा है, और उस नंबर के अगेंस्ट में एफआईआर हो गई है। और उसने जो अल्टरनेटिव नंबर जो है वो मेरा ये नंबर दिया है। आप शातिरों के अगले शिकार ना हो, इसके लिए अलर्ट रहना जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट को पहचानना समय की सबसे बड़ी मांग है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फोन करने वाले कभी पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक, आरबीआई और दिल्ली या मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं। व्हाट्सएप या स्काइप कॉल पर जब कनेक्ट करते हैं तो फर्जी अधिकारी एकदम असली जैसे लगते हैं। ये लोग पीड़ित को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि उनके या उनके परिवार के साथ कुछ बुरा होने वाला है। सामने बैठा व्यक्ति पुलिस की वर्दी में होता है, जिससे ज्यादातर लोग डर जाते हैं, साथीरों के जाल में फंस जाते हैं। कॉल करने वाले नरेश कुमार को दिलासा देते हुए ये भी कहा है कि पूरी घटना में वो शामिल नहीं है, मगर उन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर वो उनकी मदद करेंगे तो कानून उन्हें दबोच लेगा और वो बच जाएंगे। नरेश कुमार ने जब यह सुना तो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। इस दौरान उन्हें यह बताया गया कि वो घटना किसी को ना बताएं, क्योंकि उनको और उनके परिवार को खतरा है। ऐसे में नरेश कुमार डर गए और उन्होंने वह सब कुछ करना शुरू कर दिया जो ठग उन्हें कहते थे। कहता आप हमारे साथ हो, हमारे देशभक्त हो और सीबीआई को सपोर्ट करो। इस तरह से उन्होंने भाषण देना शुरू किया। वो कहता है किसी को बताना मत, आपकी लाइफ को भी थ्रेट है और आपकी फैमिली की लाइफ को भी थ्रेट हो जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है। तो आप एक काम करो, इस सबसे बचना है तो आपको अपना सारा फंड हमको देना पड़ेगा। उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन लिखाई उन्होंने। फिर आरबीआई से लेटर आया कि आप अगर अपना सारा फंड देने को तैयार हैं तो हम सारा फंड ले लेंगे, उसको चेक करेंगे और 24 घंटे बाद में आपको वापस दे देंगे। तो फंड लेने के लिए उन्होंने 3 दिन तक मेरे से करीबन 11 चेक बनवाए, जिसमें 1,84,50,000 रुपए का फंड ट्रांसफर हुआ। अब उस जाल को जान लीजिए जिसमें नरेश बैरबा जैसे मैकेनिकल इंजीनियर भी फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट का खेल कैसे खेला जाता है? अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है। केस में फंसने या परिजनों के किसी मामले में पकड़े जाने की जानकारी दी जाती है। धमकी देकर वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। स्कैमर्स मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स का धंधा या दूसरी अवैध गतिविधियों का आरोप लगाते हैं। पीड़ित को परिवार या फिर किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताने की धमकी देते हैं। वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा नजर आता है। पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है या मदद कर रही है। केस को बंद करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटी रकम मांगी जाती है। डिजिटल अरेस्ट की पहचान करने के लिए सतर्कता की जरूरत है। अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से कोई फोन या व्हाट्सएप कॉल आती है तो रिसीव करते वक्त पुलिस की एडवाइजरी को याद रखें। पुलिस अधिकारी कभी भी अपनी पहचान बताने के लिए
वीडियो कॉल नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारी कभी भी आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेंगे। पहचान पत्र, एफआईआर की कॉपी और गिरफ्तारी वारंट ऑनलाइन नहीं साझा किया जाएगा। पुलिस अधिकारी कभी भी वॉइस या वीडियो कॉल पर बयान दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारी कॉल पर पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराते धमकाते नहीं हैं। पुलिस कॉल के दौरान दूसरे लोगों से बात करने से नहीं रोकती। कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, यानी क्राइम करने पर असली वाली गिरफ्तारी होती है। डिजिटल अरेस्ट से कितना नुकसान? गृह मंत्रालय की साइबर विंग के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग हर दिन 6 करोड़ रुपए लूट रहे हैं। इस साल अक्टूबर तक डिजिटल अरेस्ट के कुल 92,334 मामले सामने आए, जिनमें 2140 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई। अगर औसत निकाला जाए तो हर माह 214 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई। यह एक बेहद छोटा सा आंकड़ा है, जबकि असली नंबर इससे कहीं बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग तो डर और बदनामी की वजह से सामने ही नहीं आते। बात अगर जोधपुर की जाए तो अब तक जोधपुर में डिजिटल अरेस्ट के 10 मामले सामने आ चुके हैं। पाली मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से 87 लाख रुपए की ठगी का मामला भी सामने आ चुका है। इसके अलावा आईआईटी के प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 24 लाख रुपए की ठगी का मामला भी सामने आया था। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या वेबसाइट cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करनी चाहिए। याद रखिए, आपकी सावधानी ही आपको साइबर स्कैम से बचा सकती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। खबर में दम है में फिलहाल अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।